वर्तमान को नमन। दोस्तों, हम लोग एक श्रृंखला की बात करेंगे जिसमें हमारे देश के जो मेजर पिलर हैं, देश को आगे ले जाने के लिए जिन लोगों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, सदियों से उनको सर्वोच्च सम्मान और सर्वोच्च स्थान दिया गया इस देश में, उन लोगों से हम बात करेंगे और उनके अनुभवों के बारे में जानकारी लेंगे। आज हम बात करेंगे गुरुजी हैं, जो शिक्षक गुरुजी हैं, उनसे बात करेंगे, उनका परिचय लेंगे और उनके बारे में जानना चाहेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया और क्या क्या उनका अनुभव रहा। तो आइए बात करते हैं। सर जी, आप अपना परिचय दें। जी सर, मेरा नाम राम मिलन वर्मा है। मैं निपनिया ग्राम का, मेरा पोस्ट ऑफिस है केशवपुर, थाना तहसील हरैया है, जनपद बस्ती है, वहाँ का मैं निवासी हूँ। और बड़े सौभाग्य की बात है यह आज हमें अपने जीवन गाथा को बताने का और जो कुछ भी प्राप्त हुआ अपने इस जीवन में प्रस्तुत करने का एक गोल्डन चांस मिला है। इसके लिए हमसे जो भी प्रश्न करता है हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और अगली कड़ी में जो भी हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं अपने अनुभव के आधार पे बात करूंगा और इसके बाद देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इस पूरे वसुंधरा के लिए एक संदेश देना चाहूँगा। और इसके लिए हम पूरे हिंदुवासियों को, पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमें इस सेवानिवृत्ति के पश्चात आज इस पटल पर आने का और कुछ कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने देखने वालों को एक सवाल के बारे में बताना चाहूँगा कि हमने गुरुजी से सिर्फ एक सवाल परिचय का किया था और गुरुजी ने, देखिए इनकी सोच कितनी बड़ी है कि वसुंधरा तक की बात कर रहे हैं, पूरे वसुंधरा के हित की बात कर रहे हैं। ये गुरुजन लोगों का स्वभाव होता है कि वो मन से ही दुनिया को प्रसन्न चित्त देखना चाहते हैं, लोगों की खुशियाँ, अपनी खुशी लोगों की खुशियों में ढूंढते हैं और ये इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं क्योंकि ये गुरुजनों का स्वभाव होता है। तो गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा कि आप जो है अपनी ज़िंदगी में, जैसा कि अपने शिक्षा के क्षेत्र में पूरी ज़िंदगी दे दी आपने, तो आपकी जो शुरुआत हुई उससे बताइए कि शुरुआत से वहाँ का माहौल कैसा था जब आप शिक्षा के क्षेत्र में आए, और उसके बाद आज का माहौल जो है यहाँ तक थोड़ा सा बताएं कि आपका अनुभव क्या रहा है। जी सर, अब बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है और इसके लिए हम अपने हृदय की गहराइयों से हमारे अंदर जो कुछ भी अनुभव है हम अनुभव को शेयर करेंगे आपसे। और जैसा कि मैं बताऊंगा कि इस समय मेरी आयु 72 वर्ष से अधिक हो रही है। डेट ऑफ बर्थ मेरा 1154 है। लगभग 40 वर्षों तक मैंने शिक्षण कार्य किया है और तदुपरांत 2016 मार्च में सेवानिवृत्ति हुई। अब मैं अपने जीवन की शुरुआत से आपसे बात करूंगा। मैं एक छोटे से घराने का एक बच्चा था और सन 1961 से मैंने प्राइमरी विद्यालय में दाखिला लिया। उस समय मेरे घर की स्थिति मैं आपसे बताऊंगा, यकीन करेंगे आप कि पूरे गांव में मेरी स्थिति सबसे लो थी, लेकिन मेरे परिवार की, मेरे पिता माता पिता की और मेरी चाहत, ईश्वर ने एक ऐसी मेरे अंदर एक भावना डाल दी जिसके लिए मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उस विषम स्थिति गरीबी में भी मैंने कम से कम, आप जान लें कि 68 में 8वीं कक्षा, 1970 में हाई स्कूल की परीक्षा और 1972 में इंटरमीडिएट की परीक्षा 58% मार्क लेकर के और अपने क्लास में 4 वर्षों तक हाईएस्ट पोजीशन में रह करके राजकीय इंटर कॉलेज बिहारा, जो हमारे बस्ती जनपद का एक बहुत ही पॉपुलर विद्यालय है, उसमें मैंने उत्तीर्ण की और सबसे अधिकतम अंक मैंने प्राप्त किया। मेरे अंकों को देख करके और मेरे क्वेश्चन के बाद आंसर को देखते हुए हमारे गुरुजनों ने बहुत बड़ी उम्मीद की थी हमसे और आशा की थी कि ये लड़का वास्तव में या तो लेक्चरर बनेगा या प्रोफेसर बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मुझे सन 74 में बीटीसी प्राप्त करने का, प्रशिक्षण करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन मेरा मन उच्च शिक्षा तक हो गया था कि मतलब मैं उच्च शिक्षा प्राप्त करके और इसके बाद एक लेक्चरर के रूप में काम करूंगा। लेकिन अच्छा ही हुआ जो मैंने बीटीसी परीक्षा पास की और परिषदीय विद्यालय में 5 नवंबर 1977 को मेरी नियुक्ति होती है प्राथमिक विद्यालय ढलहूपुर, विकास क्षेत्र परशुरामपुर, जनपद बस्ती में।
1.5 वर्षों के बाद मैंने ट्रांसफ़र मेरा जब हुआ तो हर्रिया ब्लॉक के छतिया बुजुर्ग विद्यालय में मैंने ज्वाइनिंग किया और 22 वर्षों तक सेवा किया वहाँ पे। उसके पश्चात पदोन्नति हमारी होती है तो पूर्व माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज में मैं सहायक अध्यापक बनता हूँ। पदोन्नति में मुझे प्राइमरी हेडमास्टर होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा हुई कि अगर मैं हेडमास्टर बन जाऊंगा तो केवल कुर्सियों तक सीमित रह जाऊंगा, और मेरा ललक था कि मैं शिक्षा जगत में हूँ तो शिक्षण कार्य को कर करके और उसके बाद जो हमारे इस निरीह और गरीब हिंदुस्तान के जो बच्चे हैं उनको मैं ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम करूंगा। और वास्तव में आपसे बताता हूं कि जूनियर महाराजगंज में मैंने एक प्रतिज्ञा की कि जहां का मैं एक छात्र रह चुका था वहां पे मैं एक दिन एक अध्यापक के रूप में वहां आऊंगा, और आया भी, मेरा सपना साकार हुआ। तत्पश्चात मेरी पदोन्नति होती है और 8 महीने तक हेडमास्टर पद पर रहते हुए मार्च 2016 में मेरी सेवानिवृत्ति होती है। आपसे बताएंगे कि वो पुरातन युग जो था, आज का युग, मुझे वास्तव में देखने के लिए भरपूर कुछ भी है, लेकिन देखने में मिलता है कि वो समरसता, वो विश्व बंधुत्व की भावना नहीं रह गई है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड जिसे कहा गया है, और संस्कृत का एक श्लोक भी है कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेत साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हम एक अध्यापक हैं और अध्यापक सर्वजन हिताय होता है, अध्यापक का सब होता है, सब अध्यापक का होते हैं। इसलिए हमारी बहुत बड़ी एक कामना है कि हम पूरे विश्व को एक संदेश देना चाहते हैं कि हम भाईचारे के रूप में रहें, तभी हमारे देश का, हमारे परिवार का, हमारा पर्सनल विकास होगा, नामिनेशन होगा। और मैं लास्ट में कहना चाहूँगा कि वास्तव में मैं एक अध्यापक के रूप में जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, इसके लिए हम पूरे समाज को, भगवान को भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि अब मुझे अनुभव हो रहा है पूरा कि अगर मैं एक अध्यापक के रूप में इस पृथ्वी पर ना हुआ होता तो वास्तव में रिटायरमेंट के पश्चात जो मुझे चारों दिशाओं से सम्मान मिल रहा है, ये शायद सम्मान न मिलता। तो इसके लिए इसी पटल पे चलते हुए हम बहुत ही अपने को खुश नसीब समझते हैं, जो हमें सेवानिवृत्ति के पश्चात भी ईश्वर ने हमें एक ऊर्जा दी है, और उस ऊर्जा के अनुरूप हम अभी भी शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं। जैसे सेवानिवृत्ति के पश्चात कुछ वर्षों तक हमारे ही जनपद का एक बिहारा में BPDL बालिका विद्यालय है, 3 वर्षों तक मैंने शिक्षण वहाँ किया, और तत्पश्चात वहाँ से मेरा बुलावा हुआ एक सावित्री सिंह स्मारक इंटर कॉलेज भदावल है, 3 वर्षों तक मैंने वहाँ आंशिक रूप से निःशुल्क शिक्षण कार्य किया हूँ। बड़ी खुशी होती है जब आंशिक रूप से जहाँ मैंने काम किया वहाँ के बालक बालिकाएं मिलते हैं तो हमें भरपूर सम्मान देते हैं। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये मेरे जीवन का बहुत ही जटिल नहीं, एक सहज और सरल ये समय है जिस दिन को हम अपने हाथों में लेकर के और इसके बाद एक चिराग लेकर के समाज में चल रहे हैं, और चारों तरफ से हम एक उजाले, एक आने वाली एक किरण देखना चाह रहे हैं। इसी आशा विश्वास के साथ इस समाज में हम कार्य करने के लिए शिक्षा जगत से अभी भी जुड़े हुए हैं। आपने काफ़ी कुछ बताया। मैं जानना चाहूँगा साहब, ये सवाल जो है गुरुजी, ये सवाल थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है समाज में लोगों को, लेकिन ये हकीकत है और इस पर बात करने में कोई बुराई भी नहीं है। जैसा कि एकलव्य के टाइम से लोग आज भी कहते हैं कि एकलव्य के साथ जो है वो अन्याय हुआ, तो क्या आपको सर लगता है कि आपके शिक्षण टाइम पे, जब आप शिक्षा में थे, आपके पीरियड में, आपके टाइम में कभी आपको लगा कि आप या आपके सहयोगी जो थे, जो आपके साथ पढ़ाने वाले शिक्षक दूसरे थे, उनमें से किसी को, या पूरे मतलब इस इन्वायरमेंट में जितने भी लोग रहते हैं, उस तरीके को लेके कि शिक्षण जगत में कहीं लोग पार्शलिटी कर रहे हैं, या आपको कभी ऐसी कुछ महसूस हुआ, आपने कभी आत्मग्लानि महसूस की कि हमसे कोई गलती हुई, हमने किसी के साथ कोई मतलब पार्शलिटी की, किसी के साथ हमने जो है उस तरीके का भेदभाव किया, या किसी ने भेदभाव किया और आप उसको रोक नहीं सके, या ऐसा कुछ आपको कभी अपने जीवन में महसूस हुआ? नहीं, हमारे जीवन में तो ऐसा कभी अवसर नहीं आया। मैं बार बार नमन करता हूँ अपने गुरुजनों को, जो ये
पुरानी पीढ़ी के जो अध्यापक थे और जो विद्यार्थी थे, उनमें जो समरसता थी, जो एक लगन थी, वास्तव में उनके अंदर जो जोश खरोश था, एक शिक्षा जगत में जिस तरह उन लोगों ने अध्ययन और अध्यापन कार्य किया है, वो सराहना की बात है। हम बताते हैं आपसे कि उस समय विपन्न भारत था, हर तरफ गरीबी ही गरीबी थी। एक वाक्य हम बताना चाहेंगे, कबाड़ से जुगाड़। उस समय हमारे गुरुजनों ने कबाड़ से जुगाड़ करके हमको इस सर्वोच्च स्थान पर ला करके खड़ा किया। उस समय हम बताते हैं आपसे, हालात वो थी हिंदुस्तान की, मतलब हम बता रहे हैं कि सन 65 में जब थोड़ा सा समझ लायक हुआ, जिसे 5वीं कक्षा पास किया, तो कुछ कम से कम समझने समझाने की एक बुद्धि आई। उस समय से मैं बात कर रहा हूँ कि उस समय हमारे पूरा देश ही गरीब था। भोजन, वस्त्र, मकान देखने को मिलता नहीं था, और झोपड़ियों में लोग चूटी हुई झोपड़ियों में रात दिन बिता करके और आधा खाना खा करके, आधा कपड़ा पहन करके हमारे पूर्वजों ने जो एक कुव्वत दिखाई, इसके लिए मैं उसको नमन करता हूँ कि उस समय चारों तरफ हमारे हिंदुस्तान में, या हम ये मान के चलेंगे कि पूरे विश्व में गरीबी ही गरीबी थी, लेकिन हमारे पूर्वजों ने बुलंदी दिखाई उस अभाव में। आज मैं देखता हूँ कि आज हर तरफ हरा भरा हिंदुस्तान दिखाई दे रहा है, पूरी वसुंधरा दिखाई दे रही है। फिर भी एक चीज़ मैं कहूँगा कि जिस देश में, जिस दुनिया में ट्रांसपेरेंसी एंड मॉरलिटी चली जाएगी, उस देश का उत्थान कभी हो नहीं सकता है मेरे देखने में। अब मैं अगर तुलनात्मक रूप से कंपैरिजन करूं, तो वास्तव में आज के 50 वर्षों पहले समाज की, देश की जो हालात थी वो बहुत ही अच्छी थी। उसमें लोग खुश नसीब अपने को समझते थे और एक दूसरे से मिलजुल करके एक चैनल बना करके विकास के पथ पे चलते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर तरफ, हर घर, हर परिवार हरा भरा दिखाई दे रहा है। फिर भी नैतिकता का पतन हो गया, जिस नाते मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैंने दोनों युग को देखा है, पुराने हिंदुस्तान को, नवीनतम हिंदुस्तान, दोनों को देखा, और बड़ी ही ग्लानि होती है कि ये आने वाला जनरेशन या आने वाले देश में जो कुछ करप्शन हो रहा है, जो कुछ जानबूझ करके जो तमाम ऐसे रिएक्शन हो रहे हैं, गलत काम हो रहे हैं, इस पर हमें एक बहुत बड़ा खेद है। और इसके लिए मैं तो चाहता हूँ कि इसीलिए ईश्वर ने मुझे कम से कम 100 वर्ष जीने का एक अधिकार दिया है। मैं यही समझता हूँ कि जीवेम सरदा सतम, जो हमारी वैदिक प्रार्थना की जाती थी कि जीवेम सरदा सतम, पश्यम सरदा सरम, श्रृणुयाम सरदा सतम, भूयश्चा सरदा सता। तो मैं इसी परिकल्पना के साथ मैं समझता हूँ कि इस समाज का, इस देश का, इस वसुधा का मैं एक ऋणी हूँ, जिस नाते मुझे इस तरह बोलने का, मुझे इस तरह प्रस्तुत करने का कि जो ऊर्जा मेरे अंदर बनी हुई है, वास्तव में 100 वर्षों तक बनी रहेगी, क्योंकि मैं अपने को एक ऋणी मानता हूँ और इस ऋण को अदा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करता रहूँगा। गुरुजी, आपको क्या लगता है कि आपने अपने जीवन में शिक्षण के टाइम पे जो आपने किया है, आपको क्या लगता है कि जितना आप समाज को देना चाह रहे थे, अपने अंदर के जो उद्गार के साथ में अपने बच्चों को जो आप पढ़ाना चाह रहे थे, जो सिखाना चाह रहे थे, उसमें कहाँ तक आप सफल हो पाए? इस बात से आप कितने संतुष्ट हैं और सफलता कहाँ तक आपको मिली? संतुष्ट तो बहुत हैं हम, पूरी तरह संतुष्ट हैं? जो पूरी तरह संतुष्ट हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब हमसे मिलते हैं, मैं तो एक निम्नतम कक्षा का एक अध्यापक था, फिर भी जिस तौर तरीके से मैंने शिक्षण किया है, हमारे बच्चे बच्चियां तमाम ऐसे मिलते हैं जो क्षणिक, जिनको मैंने कक्षा ले करके, क्लास ले करके तालीम दी है कोई, आज भी वो बच्चे बच्चियां मिलते हैं तो वास्तव में मेरी काबिलियत की प्रशंसा मेरे मुंह पे करते हैं। ये मुझे घमंड नहीं है, आज ये प्रस्तुत करने का अवसर मिला इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। बाकी हमको इसमें कोई यह गर्व की बात है कि हमारे बच्चे बच्चियाँ जिनको मैंने शिक्षा दिया है, वो किसी भी कॉर्नर पर मिलते हैं तो अपना परिचय बताते हैं और इसके बाद हमको कहते हैं कि गुरुजी आपने हमको इंग्लिश दिया था, इस तरह की इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर कोई आज तक हमको मिला नहीं। ये सुनने को आता है, इससे परम सौभाग्य हमको अपने को मानते हैं और बड़ी खुशी मिलती है। और इसी ऊर्जा के साथ हम आज तक अभी एक नौजवान के रूप में चल रहे हैं और चलने की भी आशा रखते हैं।
तो आपको ये लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी में अपना 100% अपने बच्चों को दिया है और समाज में जो बच्चों की जो रीढ़ थी, जो देश की रीढ़ थी, जो देश की नींव थी, उसको आपको जितना मजबूत करना चाहिए था, उसमें आपको कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी आपने। आपको 100% संतुष्टि है कि आपने अपने बच्चों को जितना देना चाहिए था, उससे ज़्यादा ही दिया है, कम नहीं दिया है। इस बात के लिए आप पूरी तरह संतुष्ट हैं। हाँ, संतुष्ट तो हैं, हुँ, लेकिन अभी भी संतुष्ट नहीं। आगे दूसरे लहजे में बात करूंगा कि अगर संतुष्ट हो जाएंगे हुँ, तो फिर विराम लग जाएगा वहीं पे। इस नाते मैं अपने को संतुष्ट नहीं मान रहा हूँ। अभी तो मैं असंतुष्ट हूँ। जब तक ये प्राण जीत रहेगा इस शरीर में, तब तक वही आपने जो मैंने एक रिमाइंडिंग आपको दूंगा कि इस पृथ्वी का हर मानव का मैं ऋणी हूँ और उस ऋण अदा करने का एक चाहत रखता हूँ। इसीलिए ईश्वर हमको कम से कम 100 वर्ष जीने का एक अवसर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपने जो किया वो तो खैर है ही है, आपने अपना पूरा 100% दिया, लेकिन अभी भी आपके मन में कसक है कि जब तक ज़िंदा हैं तब तक समाज को कुछ ना कुछ दिया जाए और कुछ ना कुछ समाज की भलाई के लिए करते रहें जब तक ज़िंदगी ऊपर वाले ने दी है। तो इसके लिए आप निश्चिंत रूप से समाज में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। कोई ऐसा अनुभव आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके जीवन में ऐसा रहा हो कि पढ़ाई मतलब उस क्षेत्र में जब आप पढ़ाई के क्षेत्र में थे, बच्चों को पढ़ाने के टाइम पे कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा वाक़या आपको याद हो जो आपकी ज़िंदगी में याद रह गया हो कि ये चीज़ मुझे मतलब बताने लायक है, बताई जाए? ऐसी कोई बात तो हुई नहीं, हुँ, हुँ। क्योंकि जो पॉजिटिव माइंडेड आदमी होता है उसको हर जगह पॉजिटिव ही दिखाई देता है। ओके। इसका राज यही है। हम हमेशा शुरू से लेकर के आज तक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड हुँ, मैं पॉजिटिव माइंडेड था, आज भी पॉजिटिव माइंडेड हूँ। इसी नाते हमको हर जगह अपने ही नज़रिया दिखाई देती है। इसमें कोई विषमता की बात नहीं है। सब अच्छे लोग ही आपको मिले और अच्छे बच्चे मिले जिनको आपने सिखाया, पूरी तरह सीख के। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगा कि इस शिक्षण के दौरान आपको कभी ऐसा लगा कि सरकार की तरफ से कहीं कोई कमी रह रही है कि अगर सरकार कुछ और व्यवस्था करती तो आप कुछ और अच्छा दिखा सकते, कर सकते, अपने कौशल को अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई कर सकते और बच्चों को कहीं और आगे बढ़ा सकते, कहीं ऐसी कोई कसक रही हो आपको? नहीं, उस समय तो कसक कोई नहीं थी। ऐसा है कि जब आदमी गरीबी में पलता है तो फिर अमीर बनने की कोशिश करता है, लेकिन जब आदमी अमीर बन जाता है तो अमीर रहने की कोशिश करता है मगर वो गरीब बन जाता है। हम यही कहना चाहेंगे कि आज देख रहे हैं कि जो हम लोगों के समय में सरकार की मनोदशा थी, आज वो मनोदशा नहीं रह गई है। अध्यापकों के ऊपर इतना शिक्षणेतर कार्य लिया जा रहा है जिससे अध्यापक परेशान भी है। उसका मेन ऑक्यूपेशन था शिक्षण। लेकिन आज हम देख रहे हैं, जैसे ये बड़ा खुशनसीब हम अपने को समझते हैं कि जब ये एक तरह से एक मुड़ाव आया जहां अध्यापक का समय अन्य जगहों पर बिताने की बात, डिप्यूट करने की बात आ गई, तो अध्यापक भी परेशान है इस समय और वो बेहतर तरीके से शिक्षण कार्य करने में असमर्थ हो रहे हैं। उसकी कई बातें हैं, जैसे निःशुल्क पुस्तकें हैं, मिड डे मील है। लेकिन मैं समझता हूँ ये सरकार की योजना है, कटाक्ष नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वास्तव में मेन पेशा है अध्यापक का शिक्षण, लेकिन शिक्षण से वंचित होता जा रहा है, जिसका नतीजा अभी समझाया जाए या ना समझा जाए, लेकिन कुछ वर्षों बाद, कुछ समय बाद तो यकीन करना ही पड़ेगा कि हमारी शिक्षा नीति जो थी ये पूरी तरह सार्थक नहीं हो पा रही है। इसके लिए समाज को, सरकार को भी वो जल्द ही दिन आएगा जब समझना पड़ेगा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी सफलता हाथ में क्यों नहीं आ रही है। संस्कार भी विलुप्त होता जाता रहा है और इसके बाद हम तमाम ऐसे अंक प्राप्त करके इसके बाद देखते हैं कि जब कंपटीशन होता है तो बच्चे निकल नहीं पाते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट लाइफ उनका मैच्योर नहीं हो पाया, और मैच्योर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पूरा शिक्षण कार्य नहीं हो सका। इस नाते उनको ये यातनाएं भुगतनी पड़ रही हैं। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो सरकार को समाज के लिए, या समाज की बात हम पूरी नहीं करेंगे, बच्चों की बात करेंगे कि जो बच्चे आज की डेट में पढ़ रहे हैं उनके लिए सरकार को क्या करना चाहिए जिससे शिक्षा का स्तर और ऊंचे जा सके और शिक्षा का स्तर उठाया जा सके। कुछ कमियां आपको दिखती हों या कुछ सुझाव आपके हों सरकार के लिए तो ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। हमारा हिंदुस्तान गाँव का देश है। ज़्यादातर जनता
गांव में रहती है, और गांव में भी ऐसे मेधावी बच्चे मिले हैं हमको जो हिंदुस्तान को शिखर पे पहुंचा सकते हैं, उन्नत की। लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हम देख रहे हैं, जैसे कहना चाहूँगा सरकार हमारी है, हम भी सरकार के हैं, लेकिन एक सलाह के रूप में मैं बात करूँगा कि जैसे एक तो समय की बात जो है, सरकार ने एक ही सत्र में 2-3 समय का परिवर्तन किया है। ये समय होना चाहिए सत्र चलना, शिक्षा सत्र चलना चाहिए जुलाई से मई तक। ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो ये सत्र का बदलाव सरकार कर रही है, इसमें ना तो हमारा सिलेबस पूरा हो रहा है, और ऐसी विषम समय में परीक्षाएं होती हैं, जैसे कड़ाके की ठंडी में बच्चे ठिठुरते हैं, दूर दूर से आते हैं, वो मानसिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं। ये सत्र जो है, सरकार को हम चाहेंगे कि अब नए सिरे से और जुलाई से लेकर के और मई तक शिक्षा सत्र चलना चाहिए। दूसरी चीज़, प्राथमिक विद्यालय में जो निःशुल्क पुस्तकें दी जा रही हैं, सरकार दे रही है। हमने अपने ही समय में देखा है कि जिम्मा लिया सरकार ने, फिर भी पूरा सत्र बीत गया और सारे सब्जेक्ट की बुक नहीं मिल पाई, आधे आधे ही सेट मिले हुए हैं। इसके बाद मिड डे मील जो है, ये भी अध्यापकों के लिए बड़े ही समस्या पैदा कर दिया है कि अध्यापक उसी में बचे रहते हैं, बच्चे भी उसी में डिस्टर्ब आते हैं। निःशुल्क वस्त्र भी जो यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, ये भी कोई हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी नहीं है। तो सरकार से हम आशा विश्वास करते हैं कि सरकार शिक्षा सत्र को जल्दी से जल्दी जुलाई से और मई तक चलावे, और निःशुल्क जो पुस्तकें या ड्रेस दे रहे हैं, इसको समय से उपलब्ध करावें, तब शिक्षा में गुणवत्ता आएगी। ये सरकार को बहुत ज़रूरी है, और ये देश का बहुत अहम मुद्दा है। समय से कहने का मतलब, जैसे मैंने सुना कि स्कूलों में जुलाई में स्कूल शुरू होता है, तो पुस्तकें जो सरकार की तरफ से आनी होती हैं 6-6 महीने लेट हो जाती हैं, कई बार और ज़्यादा लेट हो जाती हैं, तो उससे बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है। यही कहना चाह रहे हैं कि उसको जुलाई में अगर शुरू हो रहा है, तो समय के साथ में, जुलाई के साथ ही बच्चे स्कूल में आए, उनके साथ ही उनकी पुस्तकें उनको मिल जानी चाहिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी बात आपने बताई, बहुत मतलब ये हर हाल में होना ही चाहिए। और फिर इसके बाद एक ही शिक्षा सत्र में 3 समय निर्धारित किए जाते हैं। 3 महीने यहाँ से वहाँ तक चलेगा विद्यालय, इस समय से इस समय, लेकिन ये एक समय होना चाहिए। ये अच्छा, इससे उपलब्धि प्राप्त होगी ज़्यादा। अच्छा, एक सवाल मेरा और है इसमें कि जैसा कि पुरातन से मैं देखता हूँ, बागभट्ट जी ने कहा है कि 14 साल के बच्चों तक को जो है, वो 14 साल तक के बच्चों को पूरी नींद देनी चाहिए। आज के डेट में मैं देख रहा हूँ, तो इस प्राइवेट स्कूल हों या सरकारी स्कूल हों, सब स्कूलों को 7 बजे 6 बजे इस तरीके से टाइम सुबह दिया गया है। तो बच्चों को क्या सोने का टाइम नहीं मिल रहा है? सुबह 5 बजे उनको उठाना पड़ता है, फिर तैयार करके आधी नींद में उनको जगा के, आधी नींद में उन्नीदी स्थिति में उनको स्कूल भेज दिया जाता है, और फिर वो जाके स्कूल में पूरी तरह नींद भी नहीं उनकी हुई रहती है, तो स्कूल में जाके वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, जो किताबी बोझ चल रही है, ये इससे बच्चे डिस्टर्ब हैं, बोझ को कम किया जाए। और जैसे स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। आज जो व्याधियाँ बीमारी आ रही हैं, वास्तव में हम अपने स्वास्थ्य से संतुष्ट नहीं हैं, और इसका कारण यही है कि कुसमय में हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, सामयिक रूप से नहीं कर रहे हैं, कुसमय में कर रहे हैं। और बच्चों को आने जाने में, जैसे दूर दूर तक गाड़ियाँ आ रही हैं, उनको ले जा रहे हैं 20-20 किलोमीटर तक। बच्चे सुबह चल देते हैं, शाम को आते हैं, इसके बाद पुस्तकीय लोड है, आए घर पे, इसके बाद उसमें काम पूरा करने में लगे हुए हैं, सोने का मौका नहीं है। तो इस तरह एक किताबी बोझ से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें एक ऐसे मैटर को देना चाहिए जो मल्टीपर्पज़ की शिक्षा होनी चाहिए, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, अंत में गुरुजी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ज़िंदगी का जो सार है, अपनी ज़िंदगी का सार जाते जाते, कि आपका जैसे आपने बहुत टाइम देखा है, शिक्षा का टाइम देखा, शिक्षण भी आपने बच्चों हर तरीके के बच्चों को आपने फेस किया, समाज में पूरी तरह आप लिप्त रहे हैं, समाज की हर चीज़ को आपने देखा है, समझा है, जाना है। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम एक बात कहें कि एक संदेश आपको देना हो समाज के नाम से, आज के बच्चों के नाम से, तो आज के डेट में आप समाज को एक संदेश, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बच्चे के भविष्य निर्माण में 3 घटक हैं, 3 बिंदु हैं: बच्चा, परिवार
या समाज मान लें या अध्यापक, तीन की अहम भूमिका है बच्चों के भविष्य निर्माण में। तीनों का जब तक सामंजस्य नहीं होगा तब तक शिक्षा अधूरी रहेगी और बच्चे का भविष्य निर्माण जिस ऊंचाई पर हम ले जाना चाहते हैं उस ऊंचाई पहुंचा नहीं सकते हैं। तीनों में अभी सामंजस्य नहीं हम देख रहे हैं। बच्चा तो हम लोगों को बताया गया प्रशिक्षण में, बच्चे के अंदर बच्चा एक कच्चा घड़ा है और उस घड़े को हम उसमें सब कुछ है, केवल हमें निखारना चाहिए। वो सेंसिटिव है बच्चा। तो इसमें जो मैंने बात की है कि शिक्षा के तीन बिंदु, शिक्षार्थी, शिक्षक और समाज या परिवार, लेकिन तीनों हम देख रहे हैं कि सामंजस्य नहीं है। तीनों का तालमेल होना चाहिए और बच्चा इन्हीं केंद्र में अपना क्रियाकलाप करता है। हम देख रहे हैं कि पहली चीज़ तो हम अध्यापक के बारे में कहेंगे कि फिर उसी को हम रिपोर्ट करेंगे कि अध्यापक का भी समय, जैसे 9:30 बजे या 10 बजे जब विद्यालय चलता था, वो पूरी तरह से तैयार होकर के घर से आता था, समय से खाना, समय से पहनना, हर चीज़ संतुष्ट होकर आता था। आज 7 ही बजे से 8 बजे से अध्यापक को जाना पड़ता है। दूसरी चीज़ जो मोबाइल हमारे यहाँ चल रही है, अध्यापक इसी में मार जा रहा है। अभिभावक हमारे जो हैं ये अक्सर अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं। बच्चा हमेशा मोबाइल देखता रहता है और इससे शिक्षा बाधित हो रही है। और समाज में भी जो करप्शन, बेविचार फैला हुआ है, इसका प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। एक सात्विक विचार होना चाहिए, नैतिकता का पाठ सबके अंदर आना चाहिए। जब तक नैतिक रूप से अध्यापक हो, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, ये नैतिकता का पाठ जब तक इनके अंदर नहीं आएगा तब तक बच्चे का भविष्य निर्माण सुचारू रूप से हो ही नहीं सकता है। बच्चा तो एक तरह से ऐसा लोथड़ा है जिसको हम जिस चाहे तहाँ पहुंचा सकते हैं, लेकिन कमियां हमारी हैं, समाज की कमियां हैं और परिवार की कमियां हैं, कुछ अध्यापक की भी कमी मानी जाएगी। तो इन तीनों को सुधार करना पड़ेगा। और एक चीज़ बहुत अहम बिंदु है, हम महिलाओं के लिए या गर्ल स्टूडेंट के लिए ज़्यादा हम कहना चाहेंगे कि हमारी गर्ल स्टूडेंट जो हैं, ये देख रहे हैं हम कि बच्चों की अपेक्षा बच्चियां ऊंचाइयां ज़्यादा छू रही हैं। तो हम बच्चियों को भी सौतेला व्यवहार ना करके उनको समान प्यार दुलार दें और शिक्षा पर पूरा उनके लिए भी समय दें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि परसेंटेज जो है, बच्चियों का परसेंटेज या महिलाओं का परसेंटेज यूँ कहें हम तो मेल से फीमेल का परसेंटेज आगे बढ़ रहा है। इसलिए हमें उनको सम्मान देना होगा, उनके लिए केयर करना पड़ेगा और उनको सम्मानित करना पड़ेगा, उनके हौसलों को बुलंद करना पड़ेगा। और उसी से हम समझते हैं कि महिलाओं से भी देश का विकास, देश का उत्थान संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अपने कीमती समय से इतना टाइम निकाल के हमारे को टाइम दिया और अपने विचारों को प्रकट किया और आपकी जो पीड़ा है वो भी आपने बताई और समाज के लिए जो संदेश आपने दिया कि तीनों का समन्वय बना के रखने की ज़रूरत है, गुरु का और शिक्षा का और परिवार का, सबका समन्वय बनाया जाए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही कि लड़कियों के लिए, कि लड़कियों को भी समान अधिकार दिया जाए और उनको कहीं दबाया ना जाए, उनको बढ़ने का पूरा मौका दिया जाए। समाज को ये ध्यान रखना चाहिए, समाज को इस संदेश पे गौर करना चाहिए और इस संदेश को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए जिससे समाज का भला हो सके। आपने देखा कि गुरुजी कितना कुछ उन्होंने बताया अपनी ज़िंदगी के बारे में, शिक्षा के बारे में, और उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात की। पूरे देश पूरी दुनिया की पीड़ा उनके पास है। उनको लगता है कि पूरा देश अगर खुश रहे तो वो खुश रहेंगे। एक शिक्षक के मन में इसी तरीके की बात होती है। शिक्षक हमारे देश का सबसे उत्तम मानव माना जाता है। अगर कहा जाए तो पृथ्वी पे गुरु के अलावा भगवान को भी छोटा माना गया है। गुरु के सामने भगवान भी छोटा होता है। तो ये गुरु जी की बात आपने सुनी, इस बात को महसूस की। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतना हमारे को टाइम दिया। आप सब लोगों से विनती है कि गुरु जी की बातों को ध्यान से सुनें और उस पर अमल करें, जिससे कि समाज सही दिशा में सच्ची तौर पे आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।